हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं, एक नया हम लोग सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं बेसिकली, जहाँ पे हम लोग प्रीवियसली जो क्वेश्चंस आए हैं यूजीसी जेआरएफ के पेपर 1 में, जो कि क्वेश्चन थोड़े चैलेंजिंग, थोड़े ट्रिकी हैं और थोड़े अलग टाइप के हैं, उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का ट्रिक्स भी सीखेंगे और आगे ऐसे क्वेश्चंस आए तो उसको कैसे सॉल्व करना, उसका एक माइंडसेट, एक आइडिया लेकर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में देखते हैं, तो उसमें मेंशन्ड है बिलो आर गिवन 2 कॉलम्स, मतलब नीचे 2 कॉलम्स दिए हुए हैं। कॉलम ए में क्या है, तो कॉलम ए में लिखा हुआ है क्या, द स्ट्रीम ऑफ कोर्सेज, मतलब स्ट्रीम लिखा हुआ है अलग अलग कोर्सेज के। ठीक है। अब कॉलम बी में क्या है, तो नेम ऑफ कोर्सेज है, और इसमें क्या लिखा है, मैच द कॉलम्स। नॉर्मल टाइम पे हम लोग क्या करते थे स्कूल वगैरह में, या जब हम लोग पास्ट में थे जहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा टाइम का ऐसा इंपॉर्टेंस नहीं था, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स नहीं थे, तो हम लोग सारे को मैच कराते थे। बट अभी के केस में क्या करेंगे, थोड़ा हम लोग स्मार्टली एक्ट करेंगे एंड हम लोग पहले कॉलम ए के सारे ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें प्रोफेशनल, एकेडमिक, टेक्निकल, स्किल बेस्ड लिखा है। अब क्या करेंगे ना, कि सबसे पहले ऑप्शन को मैच कराने की कोशिश करेंगे कि वो रिलेवेंट किससे है, सबसे ज़्यादा रेलिवेंसी दिखेगी तो हम लोग उसको सेलेक्ट कर लेंगे, और उसके बाद उसको हम अपने ऑप्शंस में ढूंढेंगे कि वो ऑप्शंस कहाँ दिख रहा है मुझे। लाइक एग्जांपल के लिए अगर हम चेक करते हैं तो प्रोफेशनल कोर्सेज का अगर देखेंगे तो इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर में भी थोड़ा प्रोफेशनल हो सकता है, बट ये कहीं ना कहीं थोड़ा ज़्यादा सटीक नहीं बैठ रहा है। अगर कारपेंटरिंग एंड स्विंग को प्रोफेशनल देखेंगे तो ये प्रोफेशनल कोर्सेज नहीं माने जाएंगे मेरे हिसाब से। थर्ड ऑप्शन देखेंगे मेडिसिन एंड लॉ, ये डेफिनेटली एक प्रोफेशनल कोर्स है, लाइक एक डॉक्टर बन रहा है या डॉक्टर मेडिसिन की फील्ड में जा रहा है, और एक लॉयर बन रहा है और लॉ की फील्ड में जा रहा है। तो एक ऑप्शन 3 काफ़ी ज़्यादा रिलेवेंट है। तो अब हम लोग सर्च करेंगे कि हमारे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, आंसर्स दिए हुए हैं, उसमें कहाँ पे ए का थर्ड ऑप्शन दे रहा है। तो सबसे पहले ए का थर्ड ऑप्शन 1 में दे रहा है ऑप्शन में, एंड 4th में दे रहा है। अब हम लोग सेकंड देखेंगे कि उसमें सेकंड कौन सा मैच कर रहा है, तो एकेडमिक है। एकेडमिक का इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर थोड़ा हो सकता है, मे बी नॉट श्योर। कारपेंटरिंग स्विंग वो थोड़ा स्किल बेस्ड दिख रहा है, तो उसको इग्नोर करेंगे। आर्ट्स एंड कॉमर्स थोड़ा ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो हम लोग क्या करेंगे, फट से नेक्स्ट पे मूव कर देंगे और देखेंगे थर्ड ऑप्शन क्या है हमारा, कॉलम ए का टेक्निकल। तो टेक्निकल का अगर बात करेंगे तो टेक्निकल डिग्रीज हम लोग अक्सर बोलते हैं, टेक्निकल डिग्रीज है, ये है, वो है। वो थोड़ा सा इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर में ज़्यादा रिलेवेंट दिख रहा है। तो अब हम लोग फट से सर्च करेंगे कि ऑप्शन सी, जो कॉलम ए का ऑप्शन सी है, उसमें इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर फिर से 1 में भी दिया है एंड 4th ऑप्शन में भी दिया हुआ है। अब हम लोग नेक्स्ट पे जाएंगे, स्किल बेस्ड, जो कॉलम ए का डी ऑप्शन है। एंड स्किल कहीं ना कहीं कारपेंटरिंग एंड स्विंग से बहुत ज़्यादा रेलिवेंस रखता है। तो अब हम लोग देखेंगे डी का सेकंड कहाँ आ रहा है, तो डी का सेकंड आ रहा है 4th में। अगर एक ऑप्शन मुझे एकेडमिक नहीं भी एग्जैक्टली समझ आ रहा है तो मैं फट से इस पे ऑप्शन 4 पे टिक कर सकता हूँ। अगर हम लोग नेक्स्ट पे मूव करते हैं तो क्वेश्चन आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज अ सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट। अब सबसे बेसिक सी चीज़ है कि हमें डिफरेंस पता होना चाहिए कि प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट क्या है एंड सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट क्या है। ठीक है। अगर हम लोग सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट की बात करें तो सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट्स आर नॉट एमिटेड डायरेक्टली इनटू द एयर। मतलब सेकेंड, अब सिंपल सा बात है, सेकेंडरी तो थोड़ा सा आइडिया तो लग जाएगा कि ये डायरेक्टली एमिट नहीं होते एयर में, बट फॉर्म व्हेन प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स रिएक्ट इन द एटमॉस्फेयर। अब हम लोग ऑप्शन फर्स्ट से देखेंगे तो नाइट्रिक ऑक्साइड प्राइमरी है, ये मतलब सिंपल सी बात है कि पॉल्यूटेंट है। सल्फर डाइऑक्साइड सिमिलरली पॉल्यूटेंट है। कार्बन मोनोऑक्साइड सिंपली क्लियर है कि ये पॉल्यूटेंट है प्राइमरी लेवल का, मतलब ये अगर खुद भी है तो ये पॉल्यूटेंट है। बट हम लोगों को पता है कि ओजोन खुद में पॉल्यूटेंट नहीं है। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट का बेसिकली मतलब क्या होता है, जब वो प्राइमरी पॉल्यूटेंट से रिएक्ट करता है तो वो खुद भी पॉल्यूटेंट बन जाता है। बाकी सारे ऑप्शन तो ऑलरेडी एक प्राइमरी सोर्स ऑफ पॉल्यूटेंट है ही, बट ऑप्शन 2 ओजोन नहीं था, इसलिए हम लोग ओजोन को सेलेक्ट कर देंगे। वही सेम चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि फॉर्म करता है प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट से रिएक्ट करके एटमॉस्फेयर में। ओजोन जो है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट दैट फॉर्म्स व्हेन नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, मतलब नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स और वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है सल्फर डाइऑक्साइड, ये साफ लिखा हुआ है जो मैंने पहले बताया। इन कॉन्ट्रास्ट नाइट्रिक ऑक्साइड NO, sulfur dioxide SO2 and carbon monoxide CO are primary pollutants directly emitted from sources like vehicles and industrial processes. इससे हमें समझ में आ जा रहा है कि ये ऑप्शन कैसे चूज करना है। अगर हम लोग एलिमिनेशन का ऑप्शन रख सकते हैं तो एलिमिनेट कर देंगे बाकी सारे ऑप्शंस को। अगर हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखें तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और
थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है कि अगर आप फटाफट अपने वहाँ पे अवेलेबल हैं और सोच नहीं पा रहे हैं तो उसमें क्वेश्चन है समीर वॉक्स अ सर्टेन डिस्टेंस एंड राइड्स बैक टेकिंग अ टोटल टाइम ऑफ 40 मिनट्स। मतलब मान लेते हैं कि समीर कहीं से चला पैदल और वहाँ से वापस कैसे आया, राइड करते हुए, मतलब साइकिल चलाते हुए, बाइक चलाते हुए, कुछ भी, और उसको टोटल टाइम कितना इन्वेस्ट करना पड़ा उसमें, 40 मिनट्स। आगे मेंशन किया हुआ है ही कुड वॉक बोथ वेज इन 60 मिनट्स, मतलब आना पैदल अगर चलेगा तो वो 60 मिनट्स में आना जाना कर लेगा। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक फॉर हिम टू राइड बोथ वेज, मतलब दोनों साइड राइड करेगा तो कितना टाइम लगेगा, उसको ये पूछ रहा है। सो सबसे पहले दो चीज़ें हमें पता है यहाँ पे कि अगर एक साइड से वो पैदल जा रहा है, दूसरी साइड से राइड करके आ रहा है, तो 40 मिनट्स आ रहे हैं उसके टोटल टाइम जो इन्वेस्ट हो रहा है, टाइम जो खर्च हो रहा है। सिमिलरली दूसरी चीज़ जो हमें पता है वो ये है कि अगर दोनों तरफ वो पैदल आना जाना कर रहा है तो 60 मिनट्स लग रहे हैं उसको। सो सबसे पहली चीज़ हम लोग वॉकिंग को W मान लेंगे एंड राइडिंग को, जो वो ड्राइव कर रहा है, साइकिल चला रहा है, बाइक चला रहा है, जो भी चला रहा है, उसको हम लोग R मान लेंगे तो 40 हो जाएगा हमारा। ठीक है, W + R = 40। अब ये ऑप्शन हमें ये भी दिया हुआ है कि दोनों साइड अगर वो वॉक करके जा रहा है तो 60 मिनट्स तो खर्च हो रहे हैं, तो 2W आ जाएगा। अब अगर हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं तो हम लोग ये चीज़ देख सकते हैं कि वॉकिंग में उसको कितना टाइम लग रहा है, 30 मिनट्स लग रहा है। तो सिमिलरली अगर हम लोग वॉकिंग प्लस राइडिंग = 40 करेंगे और 30 मिनट्स जो है उसका हम अगर वहाँ पे ऑप्शन डाल देते हैं तो 30 + R = 40, हेंस जो राइडिंग टाइम होगा वो 10 मिनट हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि हाउ लॉन्ग वुड इट टेक फॉर हिम टू राइड बोथ वेज, मतलब दोनों साइड आना जाना अगर राइड करके जाएगा तो कितना टाइम लगेगा। तो ऑब्वियसली जब एक साइड राइड करने में उसको 10 मिनट लग रहा है तो दोनों साइड राइड करने में उसको 20 मिनट लगेगा, एंड हेंस ऑप्शन 2 इज करेक्ट। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत इंटरेस्टिंग, मतलब थोड़ा मज़ेदार है, थोड़ा फंसाने वाला भी है एक्चुअली में, क्योंकि इनिशियली मैंने इसको देखा था तो मुझे भी लगा था कि कुछ और तरीके से सॉल्व होगा, बट ये कुछ अलग तरीके से सॉल्व होगा। तो लिखा हुआ है इफ़ E = 5 एंड होटल = 12, हाउ विल यू कोड बाम। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है 28, 26, 16, 7। सो सबसे पहले देखेंगे कि हमें क्या क्या पता है। तो E = 5 पता है, होटल = 12 पता है। तो अब इसके पीछे का लॉजिक ढूंढने की कोशिश करेंगे क्या क्या लॉजिक हो सकता है। 2-3 तरीके के लॉजिक आएंगे, कभी सही आएगा कभी गलत आएगा, तो उस पर थोड़ा सा ट्रायल तो करना पड़ेगा, थोड़ा चीज़ों को ऑन द ग्राउंड सोचना पड़ेगा। सो इसमें जो लॉजिक बन रहा है वो ये बन रहा है कि हम लोग पोजीशन देखेंगे अल्फ़ाबेट की क्या है, जैसे ABCDE 5th पोजीशन है, एंड सिमिलरली अल्फ़ाबेट 1 है तो उसको डिवाइड किया हुआ है 1 से, क्योंकि ऑब्वियसली होटल का अगर सारे अल्फ़ाबेट के पोजीशन को हम जोड़ेंगे तो 12 तो नहीं आ रहा है। सो वो हम लोगों ने कैच कर लिया यहाँ पे। E = 5 है तो 5 / 1 कर लिया, 5 आ रहा है। अब सिमिलरली होटल में हम लोगों ने देखा तो टोटल अगर कैरेक्टर्स को जोड़ेंगे, पोजीशंस को जोड़ेंगे तो 60 आता है, और 5 अल्फ़ाबेट्स है तो डिवाइड कर देंगे तो 12 आ जाएगा। मतलब ये आइडिया फिट बैठ रहा है इस पर, एग्जैक्ट एंड एक्यूरेट। एक और तरीका भी है, वो यहाँ तक तो एक्यूरेट बैठेगा बट बाम पे नहीं आएगा वो। अब सिंपली हम लोग बाम पे ये चीज़ को अप्लाई करेंगे तो बाम का अगर देखेंगे हम लोग सारे पोजीशंस को ऐड करेंगे तो 28 आता है, और 4 अल्फ़ाबेट्स है तो डिवाइड करेंगे 4 से तो 7 आता है। ऑप्शन 4 सही आंसर है इसका। नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बस इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन है, दैट्स इट, थोड़ा टाइम टेकिंग हो सकता है अगर आप कैलकुलेशन अच्छा नहीं करते हैं तो। क्वेश्चन मेंशन है 40% ऑफ द एम्प्लॉयज़ इन अ फैक्ट्री आर वर्कर्स, ऑल द रिमेनिंग एम्प्लॉयज़ आर एग्जीक्यूटिव्स, मतलब 40% एम्प्लॉयज़ क्या है, वर्कर्स हैं, रिमेनिंग एग्जीक्यूटिव्स है, तो ऑब्वियस बात है कि 60% जो रिमेनिंग है वो एग्जीक्यूटिव्स है। जो एनुअल इनकम ऑफ ईच वर्कर है 39,000 है, और जो मतलब सालाना इनकम है, मतलब 12 महीने में जो बच्चे वो एम्प्लॉय वर्कर कमा रहे हैं वो कितना कमा रहे हैं, 39,000 कमा रहे हैं। एंड सिमिलरली एनुअल इनकम ऑफ ईच एग्जीक्यूटिव इज 42,000। ठीक है, अब यहाँ पे पूछ रहा है व्हाट इज द एवरेज एनुअल इनकम ऑफ ऑल एम्प्लॉयज इन द फैक्ट्री टुगेदर। सो अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करने जाएंगे तो इसका क्या बनेगा कि सबसे पहले तो हम लोग सारे एम्प्लॉयज़ का जो टोटल नंबर है उसको 100x मान लेंगे। अब ऑब्वियसली ऊपर मेंशन किया हुआ है कि 40% एम्प्लॉयज़ वर्कर हैं तो 40x हम लोग मान लेते हैं, और हर वर्कर का एनुअल इनकम कितना है 39,000, तो 40x × 39,000 हम लोग करके कैलकुलेशन निकाल लेंगे। तो ये कैलकुलेशन आएगी आपकी।
अब नंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव देखेंगे तो ऑब्वियसली 40% अगर एम्प्लॉयज़ है और रिमेनिंग एग्जीक्यूटिव है तो रिमेनिंग एग्जीक्यूटिव 60% है तो 60x हो जाएगा। एंड सिमिलरली 42,000 उनकी इनकम थी जो यहाँ पे मेंशन्ड है, तो हम लोग 42,000 इंटू 60x कर देंगे तो एक हम लोगों का नंबर और मिल जाएगा। अब टोटल इनकम ऑफ एम्प्लॉयज़ को जोड़ लेंगे हम लोग, वो जोड़ लिया हम लोगों ने। अब सिंपल सी बात है, एवरेज इनकम निकालना तो टोटल नंबर इनकम ऑफ एम्प्लॉयज़ निकालने पड़ेंगे। अब एवरेज इनकम के लिए क्या निकालना पड़ेगा, टोटल इनकम of the organization divided by total employees of that organization। तो total income of that organization लिखा हुआ है and total employees of that organization लिखा हुआ है, and तो आंसर आएगा वो आएगा 40,800 एंड वो ऑप्शन 2 यहाँ पे मेंशन्ड है, सो ऑप्शन 2 करेक्ट होगा।